हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पोखरराम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़। हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं लिंक रिएक्शन, योजक अभिक्रिया। देखिए, श्वसन की बात करते हैं तो उसमें जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण में कॉमन है। उसके बाद में ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे हम बात करते हैं कि श्वसन को दो भागों में बांटा जाता है, ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण। लेकिन दोनों प्रकार का जो श्वसन है इसमें ग्लाइकोलाइसिस है वो कॉमन पथ है या कॉमन चरण है। इसके बाद में यदि हम ऑक्सीशोषण के बारे में सोचें, ऑक्सीशोषण की बात करें तो अगला जो स्टेप है वो है क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र से पहले कोशिका के अंदर या कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण हुआ है, अब ये पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आधात्री है उसमें लिंक रिएक्शन होती है और जो ये पायरुविक अम्ल है, पायरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है। तो पायरुविक अम्ल के एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलने की जो क्रिया होती है इसी को हम लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्योंकि यह अभिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र इनके बीच में पाई जाती है, इसलिए इसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। इसी को योजक अभिक्रिया कहा जाता है। अब योजक अभिक्रिया किन के बीच की है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की। तो देखो, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र इन दोनों को जोड़ने वाली अभिक्रिया है, इसीलिए इसको लिंक रिएक्शन कहा जाता है। अब यह अभिक्रिया कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी आधात्री के अंदर होती है, मैट्रिक्स में होती है। अब देखो, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? इस रिएक्शन के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस से या ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो पायरुविक अम्ल का निर्माण हुआ है, एक ग्लूकोज से दो पायरुविक अम्ल के अणुओं का जो निर्माण हुआ है, अब ये पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। एसिटाइल कोएंजाइम है उसमें दो कार्बन होते हैं, जबकि पायरुविक अम्ल में तीन कार्बन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बाहर निकलता है। देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बाहर निकल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बाहर निकलता है तो ये अभिक्रिया कैसी है? विकार्बोक्सिलीकरण। कैसी अभिक्रिया है? विकार्बोक्सिलीकरण। इंग्लिश में कहेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ पर एंजाइम कौन सा होगा? डी कार्बोक्सिलेज। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बाहर निकल रहा है तो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर काम करेगा। इसके साथ साथ एक सहकारक यहाँ जुड़ता है मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में। मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में कोएंजाइम ए सहकारक इस पायरुविक अम्ल से जुड़ता है। तो पायरुविक अम्ल से जुड़ेगा क्या? कोएंजाइम ए। निकलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु। इसी के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन भी बाहर निकलती है, H+ आयन बाहर निकलते हैं। ये NAD हाइड्रोजन का ही है, NAD से NADH+ का निर्माण हो रहा है। अब ये हाइड्रोजन जो है ये किस में से निकली है? पायरुविक अम्ल में से निकली है। हाइड्रोजन का बाहर निकलना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जोड़ना या जुड़ना हाइड्रोजनीकरण और बाहर निकलना विहाइड्रोजनीकरण। अब एंजाइम कौन सा हो जाएगा? एंजाइम होगा डिहाइड्रोजनेज। किसके ऊपर काम कर रहा है? पायरुविक अम्ल के ऊपर काम कर रहा है, इसलिए इसको पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कहा जाता है। इस एंजाइम की उपस्थिति में NAD से NADH+H+ का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है जो कि दो कार्बन वाला होता है। इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था कि न तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है, न ही कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। न ऑक्सीजन बाहर निकलती है और न ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड का एक जो अणु बाहर निकलता है वो इस लिंक रिएक्शन के दौरान बाहर निकलता है, जो कि किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। चूंकि हम श्वसन के बारे में बात कर रहे हैं, श्वसन का ले दे के उद्देश्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल को बाहर निकालना, साथ में ऊर्जा का उत्पादन करना। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल रही है, डायरेक्ट हमें दिख रही है, लेकिन ATP का निर्माण कैसे हुआ? ATP निर्माण की यदि हम बात करें तो एक ग्लूकोज का जो अणु है इससे कितने पायरुविक अम्ल प्राप्त हुए? दो पायरुविक अम्ल के अणु प्राप्त होते हैं। तो दो पायरुविक अम्ल जब लिंक रिएक्शन में भाग लेते हैं तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के कितने अणु बनेंगे? 2। जब
दो एसिटाइल कोएंजाइम एक अणु बनेंगे तो इस लिंक रिएक्शन के दौरान ये जो NAD है ये भी कितने काम आएंगे, दो बनेंगे। कितने, NADH प्लस H प्लस कितने बनेंगे, दो। तो देखो दो NADH प्लस H प्लस ये बने और एक NADH जब आगे ETS में जाएगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तो एक NADH प्लस H प्लस से 3 ATP का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर लिंक रिएक्शन के दौरान कितने ATP मिलते हैं, 6 ATP मिलते हैं। एग्जाम की दृष्टि से लिंक रिएक्शन क्या है समझाइए, बड़ा प्रश्न आ सकता है। लिंक रिएक्शन की अभिक्रिया लिखिए और तीसरा प्रश्न बन सकता है लिंक रिएक्शन के दौरान कितने ATP अणुओं की प्राप्ति होती है। तो लिंक रिएक्शन के दौरान 6 ATP अणुओं की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न में ऐसे पूछ लिया जाए एक पायरुविक अम्ल से कितने प्राप्त होते हैं, तो एक पायरुविक अम्ल से कितने ATP प्राप्त होंगे, 3 प्राप्त होंगे। और एक ग्लूकोज के अणु से यदि एक ग्लूकोज की बात करते हैं तो फिर एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल बनेंगे और 2 पायरुविक अम्ल जब लिंक रिएक्शन में जाएंगे तो कितने ATP अणुओं का फायदा होगा, 6 ATP अणुओं का फायदा होगा या 6 ATP अणु प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से लिंक रिएक्शन के द्वारा 6 ATP अणुओं की प्राप्ति होती है। साथ ही एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बाहर निकलता है। एंजाइम कौन सा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इस प्रकार आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।